Okay, so welcome to Ask Geology, a whole new way to understand our Mother Earth. तो ओके, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग का जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या है। पहले हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव क्या है, ठीक है। द एक्ट ऑफ एमिटिंग रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। एक एलिमेंट अगर स्पॉन्टेनियसली हम लोग कुछ भी कोई सा भी, मेरा आवाज़ क्लियर है ना, रेडिएशन कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव। वो एलिमेंट को हम लोग रेडियो एक्टिव बोलेंगे, ठीक है। और रेडियो एक्टिव कौन है? जो एलिमेंट इस टाइप का रेडियो एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको पेरेंट एलिमेंट भी बोलते हैं। फिर हम लोग का और एक क्या आ रहा है, रेडियोजेनिक स्टेबल। हम लोग का ये हो गया रेडियो मतलब रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल। और एक है स्टेबल, वो डीके नहीं होता है, वो पहले से ही हम लोग का स्टेबल होता है, उसका जो भी एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो स्टेबल होता है। और वो क्या होता है ना, टू टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है तुम लोग का रेडियोजेनिक स्टेबल और एक नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल। रेडियोजेनिक स्टेबल को यहाँ है ना, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि पेरेंट एटम से, वो स्टेबल होने के लिए कुछ मतलब एनर्जी रिलीज करता है और वो फॉर्म कर देता है ये वाला रेडियोजेनिक स्टेबल आइसोटोप। तो हम लोग उसको डॉटर एलिमेंट भी बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे डी स्टार कर सकते हैं, ओके, क्योंकि रेडियोजेनिक है, क्योंकि उसका जो परसेंटेज ऑफ एबंडेंस है और जो भी है वो चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट एलिमेंट है ये स्पॉन्टेनियसली डिके होता जाता है इसको डॉटर एलिमेंट को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेडियोजेनिक स्टेबल आइसोटोप दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय रेडियोएक्टिव डिके ऑफ this unstable parent nucleides. Okay. So next is your non-radiogenic stable. क्या है? नाइदर रेडियोएक्टिव और नॉन रेडियोजेनिक। ये जो है ना हम लोग का रेडियो एक्टिविटी शो करता है, ना ये किसी पेरेंट एटम के डिके से ये फॉर्म होता है, ये कुछ नहीं होता। ये स्टार्टिंग से जब से हम लोग का यूनिवर्स शुरू हुआ है तब से इसका परसेंटेज और इसका अबंडेंस जो था, आज भी उस रॉक में अगर हम लोग देखेंगे वो सेम ही होगा, ठीक है। उसका जो मतलब अबंडेंस है और कंसंट्रेशन है वो सेम ही होगा, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी, ये जो भी हम लोग का एक्टिविटी शो करते हैं, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, इसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, जो कि मैं बोल रही थी। इट इज द स्पॉन्टेनियस degradation of nucleus and transmission of one element to another with consequent emission of rays, which rays, your alpha rays, your beta rays, ठीक है, rays of और particle जो भी, ठीक है, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। तो हो गया ये वाला तुम लोगों का, हम लोगों का क्या, रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियोजेनिक क्या है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्यों, ये जो स्टेबल आइसोटोप है इसको हम लोग पढ़ेंगे क्यों, इसका कुछ एप्लीकेशन भी रहना चाहिए, हाँ या ना। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि हम लोग इसको स्टडी करके, ठीक है, हम लोग जो रॉक है उसका एज निकाल सकते हैं, हम लोग डेटिंग कर सकते हैं रॉक को, डिफरेंट मिनरल्स को और आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स जो कि, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रेडियोमेट्रिक जियोक्रोनोलॉजी, ठीक है। और सेकेंड में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ट्रेसिंग ऑफ जियोकेमिकल प्रोसेसेस सच एज इवोल्यूशन ऑफ अर्थ ओशियन क्रस्ट मेंटल एटमॉस्फेरिक थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। मतलब कैसे, देखो हम लोग का जैसे अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स देखो फॉर्म होता है, ठीक है, ये हमको सबको पता है, लेकिन ये कहाँ कैसे फॉर्म हुआ। और उसके बाद सब लोग मतलब तुम्हारे पास एक जियोलॉजिकल पूरा टाइम स्केल है, ठीक है, तुम्हारे पास एक पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये कैसे आया, तो कैसे पता चला कि हम लोग का जो प्री कैम्ब्रियन है इतना तक है, और हम लोग का जो सॉरी आर्कियन है इतना तक, और उसके बाद प्री कैम्ब्रियन है, उसके बाद फिर हम लोग का जो भी शुरू हो गया मेसोजोइक, वो कैसे कैसे पता चला। तो हम लोग अगर ये वाला जो जियोक्रोनोलॉजी, रेडियोमेट्रिक जियोक्रोनोलॉजी से हम लोग एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है।
और उससे पता चला है कि हम लोग का और ऐसे भी कर सकते हैं कि ओशियन में जो स्टार्टिंग हम लोग का ओशियन था, ओशियन फॉर्मेशन था, और उसमें उस टाइम पे क्या कंसंट्रेशन था और इस टाइम पे ओशियन वाटर में क्या-क्या एलिमेंट्स है, ठीक है? और किस-किस मतलब कहाँ पे कौन-सा इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ से कौन-सा डिक्रीज़ हुआ है, ये सब भी हम लोग वो वाला जो होल प्रोसेस है, ये सब हम पता कर सकते हैं थ्रू हम लोग का रेडियोमेट्रिक जियोक्रोनोलॉजी। ठीक है? ओके। और इसके साथ-साथ हम लोग मैग्मेटिक एसिमिलेशन और डिफरेंशिएशन भी पता कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है, कौन-सा स्टेज मतलब किस-किस स्टेज को देख के वो हुआ। ठीक है? अच्छा, ये वाला तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये एक पीरियडिक टेबल है, ठीक है? और इसमें देखो ये वाला जो लाइटर शेड में है, ठीक है? लाइटर ब्लू और क्या तुम बोल सकते हो, ये सब रेडियो एक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का रुबिडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है? ये एक है हम लोग का लैंथन, ठीक है? और ये वाला हम लोग का भी रेनियम, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है? ये एक प्लैटिनम भी एक हम लोग का रेडियो एक्टिव है। और ये सामरियम, ठीक है? और ये एक एलिफर हम लोग का एलिफर ल्यूटेनियम, ओके, ठीक है? और ये यूरेनियम, थोरियम, ये सब रेडियो एक्टिव पेरेंट है, मतलब ये मतलब नेचुरली स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है ना, कुछ रेडिएशन एमिट करना पड़ता है, ठीक है? और बाकी जो ये डार्क रेड शेड में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियोजेनिक। मतलब ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके होने के बाद हम लोग को रेडियोजेनिक एलिमेंट देते हैं, जो कि ये सब है, ठीक है? और यहाँ पे देख रहे होगे ये जो एल ए और एस सी लाके यहाँ पे फिर से ड्रॉ हुआ है, तो ये एल ए टू एल यू, इसको हम लोग बोलते हैं आर ए ई, इसको रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसको रेयर अर्थ क्यों बोलते हैं, कि ये वाला टॉपिक पूरा एक अलग ही है, ठीक है? तो लैंथेनाइट टू ल्यूटेनियम, ठीक है? और इसका जो एटॉमिक मास है ये हो गया तुम लोग का 58 टू 71, ठीक है? इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो लाइटर शेड का पिंक है या क्या है, वो हो गया हम लोग का रेडियोजेनिक और रेडियो एक्टिव, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। So today's topic is your law of radioactivity. According to the law of radioactivity, when a radioactive material undergoes either alpha, beta, or gamma decay, the number of nuclei undergoing the decay per unit time is proportional to the total number of nuclei in the given sample material. ओके, और उसको अगर हम लोग ऐसे सिंबलिकली रिप्रेजेंट करें, तो अगर एन होगा हम लोग का नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एन, ठीक है? और ये जो बेक्यूरेल है, ये हो गया उसका यूनिट। Becquerel is the unit of radioactivity, is defined as 1 disintegration per second, ठीक है? और इसका मतलब 1 becquerel is your 1 disintegration per second, and frequently used unit is your, there is another unit which is your curie, defined as the quantity of radioactive active material in which the number of nuclear disintegration per second is same as the 1 gram radium, ठीक है? तो 1 क्यूरी इज योर 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है? ये हो गया 10 टू द पावर 10 डिकेस पर सेकेंड, यानी कि 3 इंटू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्यूरेल, ठीक है? इसको याद रखना, इसका यूनिट क्या है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग का एक पेरेंट एटम है जो कि रेडियो एक्टिव है, ये रेडियोजेनिक स्टेबल को डिके कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे मे बी अल्फा डिके हो सकता है, बीटा डिके हो सकता है, गामा डिके होता है, ये डिफर करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, ये वाला क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहले मान लो अगर पेरेंट एटम्स जो है हम लोग के पास 100 एटम्स था, ये जो पेरेंट एलिमेंट है इसके पास क्या था, टोटल में 100 एटम्स था, ठीक है? तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद मान लो
लेट 100 ईयर्स के बाद क्या हो रहा है, ये जो 100 एटम्स था ये 50 एटम्स को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिके कर जाएगा, इसका जो आधा डिके हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डटर हो गया ये 50 हो गया और बाकी पेरेंट बचेगा 50। ठीक है, पता चल रहा है ना, क्योंकि ये 100 एटम्स था, उसका आधा जो एटम्स है वो डिके कर गया डटर को और बचा कितना, तो पेरेंट्स 50 एटम्स रहेगा और डटर भी 50 एटम्स, तो ये हाफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो डटर जीरो है, डटर का कुछ एटम्स नहीं है, अगर होता वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, जीरो है, इनिशियल वैल्यू इसका जीरो है। तो अभी ये क्या हो रहा है, पी मतलब इंक्रीज करने के साथ ये वाला क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी अगर पेरेंट्स टर्म हम लोग के पास 50 हो गया, फिर वो 100 ईयर्स के बाद क्या होगा, फिर से वो आधा हो जाएगा, लाइक 25 एटम्स बचेगा। और ये जो 25 एटम्स जो डिके हुआ है वो क्या होगा, जाके डटर एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 75 हो गया, ये तुम्हारा 25 हो गया। तो देख रहे हो, जब पेरेंट एटम्स डिक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ हम लोग का डटर भी डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी सॉरी, क्यों, क्योंकि पेरेंट ही हम लोग का डीके बन के डटर बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे वो रिप्रेजेंट की है। लाइक देखो, ये वाला अगर हम लोग टाइम लेंगे, और अच्छा हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ कि जो 100 ईयर्स में मतलब आधा हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, जो कि हम लोग का टी हाफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 ईयर्स था, ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मे बी 10, ये क्या हो गया हम लोग का 50 हो गया। जो अगर 100% था वो 50% को कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन आफ्टर 10 सेकेंड, सॉरी ये 10 सेकेंड के बाद 50 को कन्वर्ट हो गया। देन आफ्टर 10 सेकेंड ये क्या हुआ, फिर से 50 का आधा हो गया जो कि 25 है। फिर से 10 सेकेंड के बाद फिर से आधा हो गया, योर 12.5। देख रहे हो, तो दिस 10 सेकेंड इज योर टी हाफ। समझ में आ रहा है, दिस इज योर हाफ लाइफ। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थोड़ा डेरिवेशन करते हैं। तो हाफ लाइफ हम लोग का क्या होगा, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए क्वांटिटी टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन एक है, इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, देखो। फर्स्ट हम लोग का जो रेडियो एक्टिव डिके, ये वाला था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से हम लोग को क्या मिला था, डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एन, हो गया। और इसके पीछे हम लोग क्या करेंगे ना, माइनस सिंबल देंगे, ये पता है मैं बोली थी, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ ये जो है ये रेट डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज होता तो यहाँ पे हम लोग प्लस देते। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है तो हम लोग अगर ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, और ये हो गया हम लोग का डी के कॉन्स्टेंट। इस पे हम लोग बाद में आएंगे, और ये वेरी करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, ये वेरी करता है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग जो पेरेंट एटम्स अगर चेंज होगा उसका डीके कांस्टेंट चेंज होगा, और ये डिपेंड करता है उसके हाफ लाइफ के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आएंगे फिर देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल टू डी टी, सॉरी लैम्डा डी टी। ठीक है, लैम्डा इज डी की कांस्टेंट। फिर इससे क्या होगा, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा डी टी। और यहाँ पे एन में बोली हूँ, एन क्या है, ये जो अगर वहाँ पे एक पेरेंट है और एक डटर है, ठीक है, ये मान लो मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद और 3 हाफ लाइफ के बाद, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, और इतना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पेरेंट में अगर 100 एटम्स है तो ये कितने डिके हो गए, और जो रिमेनिंग रहा है मान लो एक्स एटम्स डिके हो चुका है। ठीक है, और बाकी जो 100 माइनस एक्स एटम्स है
दिस इज योर एन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आ जाता है इक्वेशन में। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन हो गया और उसके बाद ये क्या होगा, डी एन बाई एन और वन बाई एन का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है तुम लोग का, माइनस लॉन एक्स सॉरी एन इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी और एक ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि सी रहेगा जस्ट। ठीक है, छोड़ो। अगर टी टाइम पे हम लोगों का एन हुआ, ये वाला रिमेनिंग आइटम, ठीक है, तो हम लोग इनिशियल स्टेज में जब टी इज इक्वल टू टी जीरो था और जीरो था, तब हम लोग का एन जो था वो कितना होगा, एन जीरो मान। ठीक है, जब मतलब इनिशियल टाइम पे टी इज इक्वल टू यार जीरो, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, ये आफ्टर टाइम टी हम लोग देख रहे हैं कि कितना रिमेनिंग है। तो जब जीरो टाइम में मान लो हम लोग का जो इनिशियल वैल्यू था वो एन जीरो था, दिस इज योर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल पेरेंट एटम्स। ओके, तो यहाँ पे अगर ये जो वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये वाला, ये कांस्टेंट इसको ज़ीरो कर दो, देन माइनस लॉन एन ज़ीरो इज इक्वल टू लैम्डा टी इज इक्वल टू हियर क्या इनिशियल है ज़ीरो है तो ज़ीरो। ठीक है, ओके, प्लस सॉरी प्लस ई यहाँ पे, तो ये ज़ीरो हो गया प्लस ई हो गया, तो ई इज इक्वल टू हियर माइनस लॉन एन ज़ीरो, ये मिला हमको। ठीक है, इतना तक सब लोग नोट कर लिए। फिर आगे देखते हैं, इसका वैल्यू याद रखना। ठीक है, हमको क्या मिला यहाँ पे, E इज इक्वल टू माइनस लन एन ज़ीरो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ। फिर आगे क्या होगा, हम लोग उसी इक्वेशन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग का आफ्टर टी टाइम जितना रिमेनिंग पेरेंट एटम था उस पर रिटर्न आ जाएगा, उस पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ओके। सो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, हम लोग को क्या मिला था, लर्न एन इज इक्वल टू योर लैम्डा टी प्लस ई। तो यहाँ पे हमको पता है क्या, ई का वैल्यू हमको मिला है तो पुट कर देते हैं, तो लर्न एन इज इक्वल टू लैम्डा टी माइनस लर्न एन ज़ीरो। ठीक है, तो इसको अगर इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा लर्न एन ज़ीरो माइनस लर्न एन इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो ये फिर से क्या बन जाएगा कि एल एन लॉग ए माइनस लॉग बी इज योर लॉग ए बाई बी, सबको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा याद दिला रही हूँ, इजियर ग्रामेटिक, क्योंकि अगर तुम लोग फॉर्मूला बाई चांस भूल गए और इस बेसिस पे तुम लोगों को कुछ आ गया तो तुम तुरंत ऐसे क्या करोगे ना, डिराइव कर दोगे। बस रेडियो एक्टिव जो लॉ है याद रख लेना, तुरंत डिराइव हो जाएगा। मैं थोड़ा स्टेप लेंदी कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम ऐसे शॉर्टकट में भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम लोग ये वाला लॉन उठा मतलब हटा देंगे, इस साइड आके क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लैम्डा टी, तो हम लोग का ये हो गया इन ज़ीरो बाई एन इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी। ठीक है, तो ये हम लोग का एन ज़ीरो बाई एन है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे था सॉरी, हम लोग अगर इस केस में यहाँ पे और एक स्टेप में ऐड करना चाहती हूँ, अगर लर्न एन ज़ीरो बाई एन को हम लोग उल्टा करके एन बाई एन ज़ीरो कर देंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये वाला नेगेटिव साइन इधर साइड भेज देते हैं। ठीक है, सो ई टू द पावर लैम्डा सॉरी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, और उसके बाद ये लिखते हैं, ये एन बाई एन ज़ीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्यों किए, क्योंकि हमें एन का वैल्यू जानना था कि आफ्टर टाइम टी हम लोग के पास रिमेनिंग एन कितना है।
ठीक है, हमको पता है हाँ ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉरी डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये कितना है, तो इसका वैल्यू जानने के लिए तो इसलिए हम लोग एन को क्या किए, ऊपर लाए, तो एन इज इक्वल टू ईयर एन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन, जो कि हम लोग का इनिशियल पेरेंट रेशियो ये हो गया एन जीरो, एंड दिस इज योर फाइनल पेरेंट atoms, sorry, initial atoms, दिस इज योर फाइनल, मतलब आफ्टर टी टाइम के बाद कितना मतलब रिमेनिंग। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इसको इक्वेशन वन दे दो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर से क्या मिला हमको, एन इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कुछ काम है, ये मिटा देते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि मैं बोली थी जो लैम्बडा डी के कांस्टेंट है और हम लोग का हाफ लाइफ है, उसके ऊपर थोड़ा आते हैं, देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ईयर डी के कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ क्या है। ठीक है, चलो, क्या है हम लोग का लैम्बडा और टी हाफ। ओके, लैम्बडा और योर टी हाफ। तो देखो टी हाफ क्या है, जब पेरेंट एटम्स और यहाँ पे एन एटम्स है, आफ्टर टी हाफ मतलब डिके होने के बाद आफ्टर टी हाफ, ये क्या होता है, इसका जो एन नंबर एटम्स रहता है वो एन बाई टू हो जाता है। ठीक है, सॉरी, अगर ये इनिशियल था ना, तो अगर हम लोग इसको एन जीरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन जीरो बाई टू हो जाएगा, मतलब हाफ लाइफ के बाद ही इसको क्या होना है, हाफ ही होना है ना, तो इसलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ये समझ में आया कि हम लोग का इनिशियल जो मतलब एटम्स था, मान लो एन जीरो था, एन जीरो नंबर ऑफ एटम, और तुम किसी में भी ले सकते हो। ठीक है, और ये टी हाफ के बाद क्या हो गया, ये एन जीरो बाई टू हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि और जो अनदर हाफ है वो डिके हो गया डॉटर एलिमेंट को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है हम लोग का, ये वाला जो एन जीरो बाई टू इसको पुट करते हैं इसमें। ठीक है, तो एन एन दिस इज योर रिमेनिंग आइटम। ठीक है, ये एन जीरो अगर मतलब क्या डिके हो गया और बाकी रहेगा कितना, एन जीरो, तो एन जीरो बाई टू दिस इज योर रिमेनिंग आइटम आफ्टर टी हाफ is equal to your n0 into e to the power lambda t half। समझ में आया थोड़ा, फिर से बताऊं, ये वाला देखो, ये था हम लोग का इनिशियल पेरेंट एटम्स, ये वाला हो गया रिमेनिंग पेरेंट एटम्स आफ्टर आफ्टर टाइम टी। तो यहाँ पे हम लोग टी लेते हैं टी हाफ, और टी हाफ के मतलब टी हाफ मतलब हमको पता है कि टी हाफ टाइम के बाद हम लोग का ये जो इनिशियल है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिए इनिशियल रेस मतलब पेरेंट एटम्स, वो एन जीरो था, आफ्टर टी हाफ ये एन जीरो बाई टू हो गया, हाफ हो गया उसका, और हाफ डिके हो गया। तो ये वैल्यू को अगर हम लोग इसमें ये वाला इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो हमको ये मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में एन जीरो हो गया, हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये क्या मिल गया हमको, हाफ इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्बडा टी हाफ। ओके, देन ये ई टू द पावर अगर हमको हटाना पड़ेगा तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी हाफ। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को ये जो माइनस साइन है इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो चलिए टू बाई वन, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल योर
लैम्डा टी हाफ। तो लर्न वन का वैल्यू क्या है? वैल्यू इज जीरो, देन ओनली बच गया तुम्हारा लॉन टू इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। ठीक है, और तुम्हें पता है कि ये लॉन टू का जो वैल्यू है वो है 0.693 इज योर लैम्डा टी हाफ। तो अगर हम लोग यहाँ पे इधर टी हाफ को रख सकते हैं और लैम्डा कांस्टेंट को इसके नीचे ला सकते हैं, और लैम्डा का मतलब लैम्डा को रख सकते हैं, टी हाफ को ला सकते हैं, कुछ भी तुम कर सकते हो। तो टी हाफ इज योर 0.693 बाय लैम्डा। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा, और lambda is your 0.693 by your t half। तो सबका जो सारा जो पेरेंट्स एटम है न्यू रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, उसका सबका हाफ लाइफ जो है वो अलग अलग होगा। तो इस हिसाब से हम लोग का डी के कॉन्स्टेंट भी क्या होता है ना, चेंज होता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं, इसको नहीं रेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखो नाउ, अभी हम लोग पेरेंट के बात छोड़ते हैं। ये हम लोग जो पेरेंट टिके होके सॉरी डॉटर को कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, इसको ये सब हम लोग का जो एम था ये सब हो गया हम लोग का पेरेंट एटम्स का जो नंबर है, जो उसका जो भी है हाफ लाइफ है। अभी हम लोग आते हैं डॉटर एलिमेंट पे। ठीक है, नाउ फॉर योर रेडियोजेनिक डॉटर एलिमेंट। तो यहाँ पे हमको पता है ये वाला एन इज इक्वल टू एन जीरो टी टू दी पर माइनस लैम्डा टी। यहाँ मैं लिख देती हूँ फिर रेडियोजेनिक डॉटर एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? अच्छा देखो, यहाँ पे भी क्या बोली, जो पेरेंट्स है ये सॉरी, तो इसका जो ए नंबर अब था, ठीक है, तो ये एक हाफ लाइफ के बाद यानी कि टी हाफ के बाद ये एन जीरो बाई टू हो गया। ये क्या आ गया हम लोग का रिमेनिंग पेरेंट, और एन जीरो बाई टी अगर रिमेनिंग पेरेंट एटम से, तो डॉटर डॉटर एलिमेंट क्या होगा, वो भी एन जीरो बाई टू होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये इनिशियल से फाइनल को माइनस कर देंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा। ये हो गया तुम लोग का डॉटर। ठीक है, अगर हम लोग इनिशियल अगर एक्स था और अभी है हम लोग के पास वाई, तो x माइनस वाई हम लोग अगर कर देंगे तो इसमें अगर z आ गया तो z इज योर नंबर ऑफ डॉटर एटम्स, क्योंकि उतना नंबर ही ये क्या हुआ है, पेरेंट एटम डिके हुआ है डॉटर एलिमेंट। ठीक है, अब देखो, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिख सकते हैं टी स्टार। ये स्टार इसीलिए है क्योंकि ये रेडियोजेनिक है। ठीक है, सो योर टी स्टार इज इक्वल टू initial parent nucleate minus is your nucleate present at t। टी जो टी हाफ भी हो सकता है और किसी और टाइम भी हो सकता है। हम लोग जितने टाइम के बाद वो वाला सैंपल और ड्रॉप को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग टी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियोटाइड हम लोग का कितना है, एन जीरो माइनस एन, और यहाँ से हम लोग को एन का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो हम लोग ये वाला एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एन जीरो माइनस एन जीरो ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो एन जीरो अगर
N0 अगर यहाँ पे कॉमन मिला मतलब मिला देंगे तो ये हो जाएगा प्योर 1 माइनस ई टू द पावर लैम्डा टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम लोग का जो रेडियोजेनिक डाटर है उसके लिए डी ज़ीरो, ओ सॉरी वेट सॉरी, यहाँ से हम लोग को क्या मिला ना N0 इज 1 माइनस ई टू द पावर लैम्डा टी। ठीक है, ये क्या हो गया ना, ये मतलब द नंबर ऑफ न्यूक्लियट्स जो कि मतलब पेरेंट से डिके होके हम लोग का जो भी डाटा एलिमेंट हमको मिला है। अगर एक रॉक सैंपल है, ये वाला मैं थोड़ा इरेज करती हूँ, ठीक है। आई होप कि सब लोग लिख चुके हैं। देखो, अगर एक सैंपल हमको मिला है जो कि 4 बिलियन ईयर्स एगो मतलब पुराना है, ठीक है, उसका एज हो गया है, तो वो वाला सैंपल हम लोग जब कलेक्ट करेंगे इसका मतलब उसमें मान लो हम लोग का रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम है। ठीक है, हमको उसमें से क्या मिला अपना रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम मिला। रुबिडियम इज योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड स्ट्रोंशियम इज योर रेडियोजेनिक। ठीक है, तो रुबिडियम हम लोग का डीके होके क्या देगा, स्ट्रोंशियम देगा। ध्यान से समझना। ठीक है, तो एक सैंपल था, उसमें हम लोग मतलब लेके ये हो गया N0 इनिशियल वैल्यू, तो N0 यहाँ क्या हो गया डी स्टार को कन्वर्ट हो गया, डिके हो गया, और जो रिमेनिंग बचा वो N है। ठीक है, यानी कि N हो गया, यानी कि हम लोग का N0 माइनस N इज इक्वल टू डी स्टार। ठीक है, इसका मतलब ये जो अमाउंट है, ये इतना अमाउंट रुबिडियम से डिके हुआ है, लेकिन ये वाला जो रॉक है इसका भी कुछ इनिशियल स्ट्रोंशियम होगा, इसका भी कुछ इनिशियल स्ट्रोंशियम जो न्यूक्लियट्स और एटम्स है इसमें होगा। तो ये हो गया हम लोग का अभी अभी जो डिके हुआ है। तो टोटल अगर हम लोग स्ट्रोंशियम एटम को देखेंगे ये क्या होगा, जो इनिशियल है मान लो इसको हम लोग D0 बोल सकते हैं, तो D0 प्लस योर अभी जितना डिके हुआ है डी स्टार, ये टोटल स्ट्रोंशियम होगा। तो यहाँ पे हम लोग को डी स्टार मिल गया है। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या होगा, देखो, तो टोटल जो हम लोग का मिल गया है डी स्टार इज योर D0 प्लस N, ये देखो दोनों मतलब हम लोग क्या एडिशन कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए, ये D0 हो गया तुम लोग का इनिशियल डाटर एटम जो कि रॉक में पहले से प्रेजेंट था, और ये हो गया जो हम लोग का रुबिडियम और पेरेंट से जो डिके होके डटर फॉर्म किया है, तो ये मिल गया हम लोग का, एंड दिस वन इज योर डीके इक्वेशन। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब इसका जो अबंडेंस है उसको एक कांस्टेंट मतलब उसके किसी के साथ कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम लोग और एक स्टेबल डॉटर एलिमेंट देंगे जो कि नॉन रेडियोजेनिक होगा, नॉन रेडियोजेनिक। और हमको पता है इसका जो मतलब परसेंटेज है और इसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, जैसे कि ये हो गया डी स्टार बाय डी एस। डी स्टार मीन्स योर रेडियोजेनिक एलिमेंट। ठीक है, रेडियोजेनिक आटम और रेडियोजेनिक स्टेट इज इक्वल टू D0 by ds plus n by ds into the power lambda t minus 1. This is your ideal decay equation. ठीक है, और यहाँ पे ये होगा तुम लोग का नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल आइसोटोप, और ये हो गया तुम लोग का रेडियोजेनिक। याद करो ये वाला मैं तुम्हें पहले क्लास में भी बता चुकी हूँ, रेडियोजेनिक स्टेबल आइसोटोप, और ये हो गया तुम लोग का रेडियो एक्टिव।
तो ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पे जितना भी हम लोग का रेडियो एक्टिव सिस्टम है, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि हम लोग का हो गया लेट यू यू पी बी। ये वाला मेथड में ये वाला काम नहीं करता, और बाकी सब में ये वाला इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन के फॉर्म में ही हम सारे सिस्टम को लिखते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे मान लो रुबिडियम स्ट्रोंशियम का मैं एग्जांपल लेती, ठीक है। तो रुबिडियम का नहीं, स्ट्रोंशियम का हम लोग का दो आइसोटोप है। एक हम लोग का हो गया 87 और एक हो गया 86, ठीक है। और 86 जो है तुम लोगों का ये हो गया DS, जो कि रेडियोजेनिक स्टेबल है, सॉरी नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल है। और 87 इज योर रेडियोजेनिक स्टेबल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, D स्टार लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग ये वाला सिस्टम RBSR को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, 87SR by 86SR, ठीक है। इज योर, दिस वन इज योर, मतलब अभी आफ्टर आफ्टर टाइम t हम लोग के पास इसका कंसंट्रेशन कितना है, मतलब इसका रेशियो क्या है, ठीक है। एंड दिस वन इज योर इनिशियल, इनिशियल ये दोनों का कितना रेशियो कितना था, प्लस अभी हम लोग का जो पेरेंट और डॉटर रेशियो कितना है, सॉरी पेरेंट और हम लोग का रेडियो नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल का रेशियो क्या है, और इंटू ए टू द पावर लैम्डा टी माइनस। इस हिसाब से हम लोग सारा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या ना, आइडियल डिके इक्वेशन और स्टैंडर्ड डिके इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया कुछ? अगर नहीं आया तो अपन कहाँ पे नहीं आया तो मुझे फिर से पूछ सकते हो। अगर ये सब में कंफ्यूज हो रहे तो इसका मतलब ये क्या क्या है मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे पेरेंट है जो कि डॉटर को डिके हो रहा है, ठीक है। और टाइम क्या है, आफ्टर टाइम t। तो यहाँ पे D स्टार जो हो गया, ये हो गया तुम लोग का कितना ना, आफ्टर टाइम t कितना डॉटर एलिमेंट है वहाँ पे, डॉटर आइटम्स प्रेजेंट आफ्टर टाइम t, ठीक है। और इस ये यहाँ पे क्या होगा ना हम लोग का, अच्छा ठीक है, तो D0 मतलब ये इनिशियल, इनिशियल डॉटर आइटम, ठीक है। और एन क्या हो गया हम लोग का, रिमेनिंग पेरेंट आइटम्स आफ्टर टाइम t, ठीक है। और लैम्डा तो पता है डी की कांस्टेंट, t इज योर टाइम, ठीक है। और ts इज योर नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल आइसोटोप, जो कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स है, इसीलिए हम लोग इसका जो कंसंट्रेशन ये वैरी कर रहा है, ठीक है। हमको पता नहीं मतलब इतना कब कितना वैरी हुआ है, तो इसको अगर हम लोग एक स्टेबल के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो हमको पता चल जाए कि अच्छा ये कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैंडर्ड डिके इक्वेशन। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी अभी हम लोग आगे अगर सारा सिस्टम पढ़ेंगे ये वाला इक्वेशन ही यूज़ होगा, इसको याद रखना, ठीक है। अगर कुछ भी अभी न्यूमेरिकल भी आएगा और अभी नहीं तो बाद में भी आएगा, तो ये वाला इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं जो भी फॉर्मूला बताई इसी स्लाइड पे, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और उसी उसी मतलब हाँ, उसी से ही तुम्हारा जो भी न्यूमेरिकल आएगा उससे आएगा। और एक हम लोग पार्टिशिप कोएफिशिएंट ये वाला मतलब नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, जो कंपैटिबल इनकम्पैटिबल ट्रेस एलिमेंट का न्यूमेरिकल से, वो हम लोग वो भी और एक क्लास लगेगा, वो मैं अलग से करवाऊँगी, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाला समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला कर्व क्या शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ एटम्स है पेरेंट्स और डॉटर का, ठीक है। और इसमें टाइम है, तो टाइम के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे n0 इनिशियल था, तो ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज होते आ रहा है।
जैसे जैसे टाइम हम लोग का आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग का जो इनिशियल पेरेंट एटम्स था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम लोग का जो इनिशियल डटर एटम्स था वो ज़ीरो था, वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है ना इंक्रीज होता जा रहा है और सेम रेट पे, ठीक है, सेम रेट पे इंक्रीज होता जा रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो इसका जो हम लोग का इक्वेशन का कर्व है ये है और ये, ठीक है, समझ में आया। और ये एज ऑफ अर्थ है, सॉरी हाँ, एज ऑफ द अर्थ है जो प्रेजेंट टाइम में हुआ है, ये वाला फॉर्मेशन वही वाला सेम सेम इक्वेशन वो यहाँ पे क्या किए रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे कि टोटल डाटर एटम्स योर डी इज इक्वल टू डी जीरो, ये गया इनिशियल डाटर एटम, इनिशियल पेरेंट एटम्स, रिमेनिंग पेरेंट एटम्स एंड ई टू द पावर लैम्डा टी, वही वाला इक्वेशन यहाँ पे बस रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है, समझ में आया कुछ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यहाँ पे तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा आइसोक्रोन डायग्राम। अच्छा ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़ा क्या करते हैं ना प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, मान लो फिर से, मान लो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग अभी के टाइम में हमको दो रॉक सैंपल मिल गया, एक सैंपल नंबर 1, ठीक है, और एक सैंपल नंबर 2 और रॉक 2, ठीक है। तो हम लोग इसका मतलब सॉरी दो सैंपल मिला है, एक टाइम t1 पे मिला है और एक टाइम t2 पे मिला है, ठीक है। तो अभी यह इसका और हम लोग आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमको ये मिला कि इनका जो इनिशियल रेशियो है, ठीक है, इनका जो इनिशियल डाटा रेशियो है वो सेम है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग अभी क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे, हम्म, ये जो डी स्टार डी एस डी जीरो, तो यहाँ पे देखो अगर ये वाला दोनों का जो है डी स्टार बाई डी एस जो डटर आइसोटोपिक रेशियो, ठीक है, वो हम लोग का सेम है। तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, इसका जो इक्वेशन हम लोग के पास है, जो डी के इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन, अभी हम लोग एक प्लॉट में इसको प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, ये वाला मैं क्या बोली इनिशियल इसका जो डटर एटम्स है वो दोनों का सेम है, लेकिन ये t1 टाइम पे हम लोग मतलब क्या कलेक्ट किए हैं और इसको t2 टाइम पे लाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पहले रख दिए, तो यहाँ पे डी स्टार बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ है और उसके पास ये क्या हो गया हम लोग का डी ज़ीरो हो गया, कि हम लोग का इनिशियल जो डटर एटम्स था, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का हो गया सैंपल, मतलब पूरा होल रॉक। और यहाँ क्या है, ए मिनरल है, बी मिनरल है, सी मिनरल है और डी मिनरल है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, टी इज इक्वल टू टी ज़ीरो जो इनिशियल टाइम पे ये सेम ही रहेगा। तो धीरे धीरे जब टाइम इंक्रीज होगा ये क्या होगा, यहाँ पे जो भी हम लोग का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो टीके होता जाएगा। तो ये टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हो गया तुम लोग का पेरेंट्स, मतलब ये एक्स एक्सिस में क्या है तुम लोग का पेरेंट इंटू स्टेबल डॉटर रेशियो, ठीक है। ये कैसे इंक्रीज होगा, अगर पेरेंट इंक्रीज होगा तो ये वाला रेशियो भी इंक्रीज होगा, अगर हम लोग का सॉरी पेरेंट अगर डिक्रीज होगा, पेरेंट जो नंबर ऑफ पेरेंट आइटम्स, तो हम लोग का ये जो p बाई डी एस ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये तो हम लोग को पता है कांस्टेंट है, ठीक है, ये समझ में आया क्यों। उसके बाद अगर हम लोग ये वाला वाई एक्सिस में जो है हम लोग इसको देखेंगे, तो ये क्या होगा, तो हम लोग का ये जो डी स्टार है ये रेडियोजेनिक डॉटर है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जब पेरेंट्स डिके करना स्टार्ट करेगा तो मतलब ये फॉर्म होगा, तो ये जब डी स्टार इंक्रीज करेगा तो इसका रेशियो भी इंक्रीज करेगा, जब डी स्टार डिक्रीज करता है और इसका रेशियो भी हम लोग का डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पेरेंट डिके करेगा किस पे, डॉटर को, ठीक है। पेरेंट जब डिके करता है डॉटर को तो पेरेंट का ये जो एटम्स है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, उसके साथ साथ इसका जो रेशियो है ये भी डिक्रीज होगा।
तो डिक्रीज होगा मतलब ये अगर यहाँ पे है तो ये क्या आएगा, पीछे आएगा। ये अगर यहाँ पे है ये क्या आएगा, पीछे आएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, पीछे साइड डिक्रीज करेगा। और उसके साथ साथ हम लोग का अगर इसको देखेंगे, इसको डी स्टार बाई डी एस को, यहाँ पे पैरेट टिके होके डी स्टार बढ़ा रहा है जो नंबर ऑफ डॉटर एटम्स, तो ये अगर इंक्रीज होगा, सॉरी ये टी स्टार अगर इंक्रीज होगा, हम लोग का ये वाला रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब इस एक्सिस में हम लोग का अगर ए है तो ये वाला ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, ये वाला ऐसे इंक्रीज होगा जो कि डी स्टार बाई डी एस है। तो अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो ये इस टाइप से। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये वाला लाइन मिला है आफ्टर टी इज इक्वल टू टी वन। समझ में आया? ये हो गया तुम लोग का आइसोक्रोन डायग्राम। आइसो मीन्स सेम, क्रोन मीन्स एज। ये जो है ये आइसोक्रोन लाइन है, ये सेम एज का लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये भी सेम एज का है जहाँ पे टी इज इक्वल टू टी वन, मतलब थ्रू आउट द लाइन द एज इज योर सेम। ओके, एंड यहाँ पे भी टी इज इक्वल टू टी जीरो इनिशियल एज, यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी टू, इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पे जो और इसका जो स्लोप है ये हो जाएगा इज योर ई टू द पर लैम्डा, ई टू द पर लैम्डा टी माइनस वन। और यहाँ पे अगर टी वन में टी इज इक्वल टू टी वन में क्या होगा, स्लोप इज योर ई टू द पावर लैम्डा टी वन माइनस वन। और टी टू में क्या होगा, योर स्लोप टू इज योर ई टू द पावर लैम्डा टी टू माइनस वन। समझ में आया? तो ये वाला देखो, ये वाला हम लोग नीचे का जो इक्वेशन है ये जो स्टैंडर्ड डिके इक्वेशन है और आइडियल डिके इक्वेशन है। ठीक है, इसको अभी हम लोग अगर देखेंगे तो ये देखो, इसको हम लोग वाई ले सकते हैं क्योंकि ये वेरी हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो ये है रेडियो एक्टिव डॉटर एलिमेंट, सॉरी रेडियोजेनिक डॉटर डॉटर एलिमेंट, ये वेरी हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये पेरेंट एटम्स भी धीरे धीरे डिके हो रहा है, ये भी वेरी हो रहा है। और ये टी जीरो बाई टी एस ये कांस्टेंट है और ये जो स्लोप है, तो ये एक मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए अगर हम लोग इसको जब प्लॉट कर रहे हैं तो ये हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन ही दे रहा है। ठीक है, जिसका स्लोप इज योर दिस वन ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस वन। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे पूछना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाद में पढ़ाऊंगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसफुली। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी किसी का कुछ डाउट्स है तो पूछो।